हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 11 अगस्त 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनको हल कराने वाले हैं। तो इनमें से पहला पार्ट हो चुका था, जिनमें से 1 से 8 तक क्वेश्चन हुए थे। तो ये नवा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी बराबर 4a और b बराबर 10, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात समानुपात के संबंध से इसको हल करते हैं। तो अनुपात यानी कि समानुपात का संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ लगा देते हैं समानुपात के संबंध से, समानुपात के संबंध से बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद ये a और c बाह्य पद हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो a गुणे c हो जाएगा बराबर मध्य पद b और b हैं तो b गुणे b हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो AC हो जाएगा, AC बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें c का मान निकालना है, जबकि c बराबर दे रखा 4a, c बराबर 4a, तो हम c के स्थान पर कर देंगे 4a, यहाँ 4a हो जाएगा बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर b, और b का मान दे रखा 10, तो इसके स्थान पर कर देंगे 10 स्क्वायर, लगा देंगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 100/4 आ जाएगा, ये इसके बटे आएगा। a बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 100/4, और इसका जो वर्गमूल होगा 100 का वर्गमूल 10 आएगा और 4 का 2 आएगा। इसको काट देंगे तो 2 पंची 10 आ जाएगा। a बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर 5, a बराबर 5 आया। निकालना है, कह रहा कि c का मान, c का धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो c का धनात्मक मान, कह रहा c का धनात्मक मान, तो c बराबर दे रखा है 4a, c बराबर दे रखा 4a, तो c बराबर 4 और a का मान आया 5, तो यहाँ हम 5 कर देंगे तो 4 पंचे 20, तो c बराबर निकल के आ जाएगा 20, c बराबर 20, यही आपका आंसर होगा, c बराबर 20 और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि सानू सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक चलता है। सानू सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक चलता है। वह 1 घंटे में दूरी तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। शाम को 30 मिनट अधिक लगते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। औसत गति यानी निकालना है, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति, औसत गति, औसत गति यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। तो शाम सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक चलता है, यानी 5 किलोमीटर कार्यालय जाता है। वह 1 घंटे में दूरी तय करता है, समय लगता है उसको 1 घंटे, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी वही है, दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। शाम को 30 मिनट अधिक लगते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, दो तरफा यानी आने और जाने में उसकी औसत गति क्या होगी। तो कुल दूरी 5 किलोमीटर जाता है और 5 किलोमीटर वापस आता है, तो कुल दूरी हो जाएगी 10, 5 + 5। कुल समय, जब सानू अपने
कार्यालय जाता है तो 1 घंटे में वो दूरी तय करता है, 1 घंटे ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। शाम को 30 मिनट अधिक लगते हैं तो इसको लगेगा 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा ये लगेगा और प्लस आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा यानी कि इसको आधा घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 घंटा, यानी उसको 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटे यानी आधा घंटा उसको अधिक लगता है तो 1 घंटा लगेगा और प्लस 30 मिनट और लगेगा, तो इसको लगेगा 1/2 घंटा। इसको हल करते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, 10/1 प्लस 2 1 कम 2 1 3, 3/2, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसको इधर हल करते हैं 10, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 1 बार, 1 को 3 से गुणा करें 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/3 2 5, 5/2, 2 ऊपर गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 10 गुणे 2/5, 5 दूनी 10 2 बार और 2 दूना 4, 4 किलोमीटर उसकी गति हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति हो जाएगी। तो उसकी जो गति है, औसत गति, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वे बिलों पर 25% की कमी पेशकश करते हैं। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। कह रहा है एक विक्रेता है, वो अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वे बिलों पर 25% की कमी की पेशकश करते हैं। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो वहां पर हम ए बी फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाते हैं। एक बार 2 बार घटना मतलब एक बार क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है, फिर दोबारा में क्या करता है, वो 25% की कमी करता है। तो ये 2 घटना घटी हैं। तो जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटती है तो वहां पर हम ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% होता है। अब यहाँ पर जो ए और बी हैं वो 2 छूटे हैं। तो पहली छूट कह रहा कि क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है, 28 अधिक अंकित करता है तो ये प्लस में लिखेंगे 28। फिर कह रहा कि ग्राहक की मांग पर वे बिलों पर 25% की कमी करता है, यानी छूट देता है। तो इसको छूट दे रहा है तो इसको हम माइनस से करेंगे 25%। फिर यहाँ पे दोनों को छोटो गुणा करेंगे, यानी कि पहली 28 है और दूसरी 25 है। ये प्लस में है अधिक वाली, और जो छूट कर रहा है वो माइनस में लिखेंगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बटे 100 और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब इसको हम हल करते हैं तो 25 चक्को 100 4 बार, 4 सत्ते 28। अब 28 में 25 निकाल लेंगे, बचेगा 3, 3 माइनस इधर बचा 7, तो 7 में 3 निकाल देंगे, बचेगा 4 माइनस का 4% बचेगा। तो कह रहा कि विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। माइनस में आता है, माइनस में आ रहा है तो हानि होगी। तो यहाँ पे 4% की हानि होगी, 4% की हानि। कह रहा कि विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो अतः विक्रेता को 4% की हानि होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। विक्रेता को 4% की हानि होगी।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अगला क्वेश्चन प्रेक्षणों 31, 40, 47, 31, 40, 74, 47, 14, 44, 46, 32, 36, 97 और 87 की माध्यिका पूछी जा रही है। माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका के लिए हम पहले करेंगे क्या कि जो आंकड़े दे रखे हैं इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर इनको पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आखिर में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 14 और उससे बड़ी जो होगी, उससे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 14 के बाद हो जाएगी 29 हो जाएगी। 29 हो जाएगी, 14 से बड़ी 29 हो जाएगी और 29 से बड़ी हो जाएगी हमारी 31 हो जाएगी और 31 से बड़ी हो जाएगी, 31 से बड़ी 36 हो जाएगी और 36 से बड़ी हमारी हो जाएगी 40 हो जाएगी और 40 से बड़ी हो जाएगी 44 हो जाएगी और 44 से बड़ी 46 हो जाएगी और 46 से बड़ी 47 हो जाएगी। 47 से बड़ी कौन सी होगी? 47 से बड़ी 74 हो जाएगी और 74 से बड़ी 87 हो जाएगी और 87 से बड़ी 97 हो जाएगी। देख लेंगे कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 है। अब पदों की संख्या लिखेंगे। पदों की संख्या देखेंगे कितनी है। पदों की संख्या इसको लिखते हैं n से। n बराबर है 11 जो कि क्या है? विषम है। तो जब विषम होते हैं तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। n दे रखा 11 में एक जोड़ देंगे बट्टे 2, तो 11 में एक जोड़ेंगे 12 बट्टे 2 काट देंगे 6, छठवां पद हो जाएगा। छठवां पद इसकी जो माध्यिका होगी। अब हम जो आरोही क्रम में लिखे हैं उसमें से छठवां पद देख लेंगे कौन सा होगा। तो छठवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 44 है तो यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। छठवां पद 44 होगी और यही इसकी माध्यिका होगी और यही आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 44 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक नियमित अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या बताना है तो विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n इंटू होता है विकर्णों की संख्या n इंटू n+3/2 होता है। विकर्णों की संख्या इसमें से इसको यहाँ पे माइनस होता है, माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2, तो यहाँ पे माइनस होता है। तो n यानी कि भुजाओं की संख्या है तो यहाँ पे n 8 हो जाएगा और n का मान 8-3/2। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 चौको 8 4, 8 में 3 जाएगा 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। तो विकर्णों की जो संख्या होगी वो 20 होगी और यही आपका आंसर होगा। तो विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है यहाँ पे n इंटू n-3/2 होता है। n इंटू n-3/2 यही विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1300 रुपया और 4 वर्षों में 2100 रुपया हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर है, तो कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतने रुपया और 4 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है। 2 वर्षों में जो हो जाती है उसको लिखते हैं 2 वर्षों में 1300 रुपया हो जाती है। 2 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष में 1300 रुपया हो जाती है, मिश्रण हो जाता है। 4 वर्षों में कह रहा कि 4 वर्षों में जो 4 वर्षों में हो जाती है उसकी राशि 4 वर्षों में 2100 रुपया हो जाती है। 2 वर्षों में 1300 हो जाती है, 4 वर्षों में 2100 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे, यहाँ पे अंतर 2 वर्ष और 4 वर्ष, इसका जो अंतर होगा इसका अंतर 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में निकाल लेते हैं कि 2 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना आएगा। इधर इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर तो 1300 और 2100 का जो अंतर होगा 800 होगा, 800 रुपया, अर्थात 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 800 रुपया 2 वर्ष का ब्याज होगा। 1 वर्ष का निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष में कितना होगा, तो 800 को 2 से भाग कर देंगे, 2 चौको 8, 400, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 400 रुपया होगा। कह रहा कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ये ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपया है। तो हम निकाल लेते हैं कि पहले के मूलधन क्या होगा। मूलधन निकालते हैं पहले। मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन जो 2 वर्षों में 1300 रुपया हो जाता है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन, इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। मिश्रधन, ये 2 वर्षों में इतना 1300 रुपया हो जाता है, तो ये मिश्रधन हो जाता है, ये मिश्रधन दे रखा है। तो इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 1300 ये मिश्रधन है, इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, तो 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपया है, इसको हम निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन, लाइट आ जा रही है, तो इसमें से घटा देंगे 500 बचेगा और 500 रुपया मूलधन हो जाएगा। 500 रुपया मूलधन हो जाएगा, तो मूलधन आया 500 रुपया। अब हमको निकालना है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर, ब्याज की दर होता है ब्याज बटे मूलधन। ब्याज की दर होता है ब्याज बटे मूलधन गुणे 100%। ब्याज हमारा आया है, ब्याज 400 रुपया आया है और मूलधन कितना था 500, और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 5 को इससे काटेंगे तो 5 बट्ठे 40 और ये 0 बच जाएगा, यानी 80% हो जाएगा। 80% हो जाएगा। तो ब्याज की दर 80% होगी, यही आपका आंसर होगा। ब्याज की दर 80% आएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से है। कह रहा कि AB केंद्र O, AB केंद्र Q वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड। एक वृत्त है, तो हम इसको पहले वृत्त बनाते हैं। वृत्त, ये वृत्त है। कह रहा कि AB केंद्र Q वाले वृत्त, केंद्र Q है, तो यहाँ पर केंद्र Q हो गया Q। कह रहा कि AB केंद्र Q वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। जो AB है वो एक जीवा है और लघु वृत्तखंड में, तो ये एक जीवा हो जाएगी AB। AB एक जीवा है, AB जीवा है, तो ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और जो ये है ऊपर वाला भाग ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो कह रहा कि AB केंद्र Q वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। जो ये जीवा है वो लघु वृत्तखंड की जीवा है। P दीर्घ वृत्तखंड AB पर एक बिंदु है। जो P है वो दीर्घ वृत्तखंड पर AB, यानी कि P दीर्घ वृत्तखंड AB पर एक बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु है
पी। कह रहा पी, पी यहाँ पर एक बिंदु है। कह रहा पी दीर्घ वृत्तखंड ए बी पर एक बिंदु है, बाहरी बिंदु डी से, बाहरी बिंदु डी से, बाहरी बिंदु को डी है यहाँ पे, बाहरी बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे डी, बाहरी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एडी और बीडी है। यहां से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एडी और बीडी है, एडी और बीडी है। यदि तेरा कोण ए पी बी बराबर 45, इसको यहां हम मिला देते हैं, ए पी बी, ए पी बी यानी ए पी बी ये दे रखा है 45 डिग्री। तो ए डी बी की माप क्या होगी, ए डी और ए डी बी की माप क्या होगी, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर करके ए बी केंद्र, ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा ए बी है। पी दीर्घ वृत्तखंड ए बी पर एक बिंदु है, पी यहाँ हो गया। बाहरी बिंदु डी से, बाहरी बिंदु ये हो गया डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर एडी और बीडी है, एडी और बीडी है। यदि एपी बराबर 45, एपी बराबर 45, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी यानी इसकी माप निकालनी है। तो यहां से जब केंद्र है, केंद्र से इस पे हम यहाँ पे इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे यहाँ से केंद्र से। तो यहाँ का जो कोण होगा क्यू, क्यू यहाँ का जो कोण होता है 45 का दोगुना बनता है। वृत्त में प्रमेय होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये 45 है, तो यहाँ का जो कोण बनेगा तो 45 दूना 78 हो जाएगा, यहाँ का 78 हो जाएगा, या 78 डिग्री कोण होगा, 78 डिग्री कोण हो जाएगा। अब ये वाला जो कोण बना गया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और ये वाला, ये बन जाएगा चतुर्भुज कोण, चतुर्भुज कोण बन जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। फिर अगला देखेंगे, जब यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब लंब डाला जाता है तो यहाँ पे 90 बनेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब लंब डाला जाता है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो 90 90 180 इधर हो जाएगा, फिर बचा 180, 180 में ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में 90 90 180 ये हो जाएगा, बचेंगे ये कोण, ये कोण, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, जिनमें से 78 दे रखा है। तो 180 में 78 घटा देंगे, 180 में हम 78 घटा देंगे, 78 घटा देंगे तो जो बचेगा ये वाला कोण निकल जाएगा। दाहिने ला 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 7 में 7 गया 0 और बचा 1, 102। तो ये वाला जो कोण होगा 102। तो कह रहा है ए डी बी की माप याद कीजिए, तो ए डी बी की माप आ जाएगी 102, ए डी बी, ए डी बी की माप 102 होगी और यही आपका आंसर होगा। ए डी बी की माप 102 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।